हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो देखा आप सभी ने। थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मेरे को पता चल गया। वो मैंने जब एडिट किया तो 1 घंटे और 16 मिनट का हो गया था। वो वाकई में थोड़ा सा लंबा समय अंतराल था। तो उम्मीद करता हूँ चांसेस थोड़े कम हैं। वैसे भी पता चल गया कि बहुत कम बच्चों ने देखा, लेकिन वीडियो को अगर एंड तक देखोगे बच्चों तो कुछ ना कुछ सीखोगे। और उस वीडियो में जो पॉइंट हमने डिस्कस किया ना बच्चों, नाभिक का घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाभिक का आकार R=R0 A⁻⁴ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा समय निकाल करके, जैसे भी आपको समय मिले समय निकालें और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ में ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को भी आज डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, अब थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट कीजिए कि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। आंसर है नाभिकीय भौतिकी, नाभिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर द्रव्यमान क्षति बोल रहा है पॉइंट, तो इसका मतलब ये द्रव्यमान क्षति किससे रिलेटेड है? नाभिक के द्रव्यमान से रिलेटेड है। नाभिक के द्रव्यमान में क्या आ रही है? थोड़ी बहुत क्षति आ रही है, कमी आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं। हम बोलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नाभिक जो होता है, ये मैं नाभिक बना रहा हूँ, परमाणु नहीं है बच्चों, ये नाभिक है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिया साइज में, बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक। अगर ये लेट सपोज कीजिए सोडियम का नाभिक होता, किसका नाभिक होता? सोडियम का नाभिक होता। तो सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, 11 है, ठीक है। और इसमें कुल न्यूक्लियॉन्स 23 है। द्रव्यमान संख्या क्या बताते हैं हमें? न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या, यही तो होती है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि कुल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? कितनी? 23। मतलब प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों? 23 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 में से 11 को घटा दो। Z को घटाओगे तो 11 को ही घटाओगे, कितना आएगा बच्चों? 12। तो इसमें 12 तो न्यूट्रॉन है और 11 क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये क्या है? इस सोडियम का नाभिक है। तो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किसका है? सोडियम का नाभिक है। अब जब इस सोडियम नाभिक का द्रव्यमान नापा जाता तो हम बोलते हैं जो इसके अंदर है उन्हीं से ही तो इसका द्रव्यमान माना जाएगा। तो इसके अंदर 11 तो प्रोटॉन है और 12 क्या है? न्यूट्रॉन है। इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ दें तो फिर किसका द्रव्यमान बनना चाहिए था? सोडियम के नाभिक का द्रव्यमान बनना चाहिए था। बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? देखिए किसी भी नाभिक में जो चीज अंदर होगी उसी का ही तो द्रव्यमान आप देखोगे। तो हमने बोला कि इसमें जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इन सभी के द्रव्यमान को क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए। तो फिर ये किसका द्रव्यमान बन जाएगा? हम बोलेंगे नाभिक का द्रव्यमान बन जाएगा। जब हम बच्चों ये काम करते हैं और द्रव्यमान को नापते हैं बच्चों, ठीक, तो हमें ये पता चलता है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो इन सभी के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। इन सभी का द्रव्यमान मतलब आपने इन सभी के द्रव्यमान को क्या कर लिया? जोड़ लिया। समस्त न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आपने क्या कर लिया? जोड़ लिया। और आपने फिर इसका वास्तविक द्रव्यमान नापा, ठीक। तो आपको पता चला बच्चों कि इसका वास्तविक द्रव्यमान जो है वो कम है। किससे? इसके समस्त न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से। जबकि होना क्या चाहिए था? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ही इस नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए था। होता नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं होता। अरे सोचो कि किसी क्लास के अंदर 22 बच्चे और एक टीचर है और टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं, ठीक। तो उस क्लास का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम बोलेंगे 22 बच्चे, एक टीचर और वो जो टेबल कुर्सियां रखी हुई है उन सभी का द्रव्यमान जोड़ दो, उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए उस क्लास का। लेकिन जब सब कुछ नापने लगे तो पता चला कि क्लास का द्रव्यमान तो कम है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है, होना नहीं चाहिए था ना, लेकिन नाभिक के साथ में ऐसा होता है। इसमें जो है उसके द्रव्यमानों के बराबर होना चाहिए, लेकिन होता नहीं, उससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो फिर यहाँ पर क्या हुई, द्रव्यमान क्षति हो गई है। यही द्रव्यमान क्षति है कि नाभिक का द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में यही अंतर क्या कहलाता है बच्चों, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए मैं लिख देता हूं। तो हमने लिखा हमें ज्ञात है कि नाभिक प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अतः नाभिक का द्रव्यमान इसमें उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, इसके तुल्य होना चाहिए। जबकि वास्तविकता में नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए था इतना, लेकिन अब वास्तविकता की बात कर रहे हैं। जबकि नाभिक का द्रव्यमान इसमें उपस्थित समस्त न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान में कमी ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। द्रव्यमान क्षति कहलाती है। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम लिखेंगे, समझना अब इस चीज को। तो हमने बोला द्रव्यमान ज्यादा किसका है, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान ज्यादा है, कम किसका है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कम है। तो हम बोलेंगे नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों का द्रव्यमान तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान के मध्य में जो अंतर होता है, वही अंतर क्या है बच्चों, द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, और ये क्षति कब हुई, जब नाभिक का निर्माण हो रहा था बच्चों। तो नाभिक के निर्माण के समय यह क्षति होती है। तो अर्थात आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं जो अब मैं लिख रहा हूं। अर्थात नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा नाभिक के
वास्तविक द्रव्यमान के मध्य अंतर ही द्रव्यमान शती कहलाती है। द्रव्यमान शती कहलाती है। और द्रव्यमान शती को डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल एम स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा डेल एम बराबर क्या भाई, समस्त न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान, समस्त न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान, और इसमें से किसको घटा दो, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को घटा दो। कुल मिलाकर के बात इतनी है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, यही द्रव्यमान शक्ति है बच्चों। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप इस चीज को उतारिए जल्दी से, 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से इस चीज को उतारो। इसके बाद में हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान शक्ति बच्चों अपन AMU में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, AMU में निकालेंगे। जल्दी से उतार लो, छोटा सा ही पॉइंट है ये अभी, और एग्जाम में अब इसके आने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि रदरफोर्ड और सोडी का नियम हट गया है, तो फिर अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल करके काम कर सकते हैं आप। द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा जो है वो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट में शामिल हो गए हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं, हालांकि इतना कोई खास नहीं, लेकिन तो भी अगर नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो किस चीज की सहायता से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाएगा। तो बच्चों एक आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा नाभिक का क्या किया जाता है, वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। किसकी सहायता से, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये उतार लिया होगा। अब देखो, अब इस चीज को फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं। अब समस्त न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से हमारा क्या आशय है वो समझिए। समस्त न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से हमारा आशय है नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना उनका कुल द्रव्यमान। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, और इसमें से किसको घटा देंगे, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को घटा देंगे। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, डन हुआ इतना। चलिए अब ये चीज हमारे पास में आ चुकी है, अब इसको डिस्कस करना आगे जरूरी है क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है। तो अब हम फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। तो हमने बोला प्रोटॉनों का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो हमने अब यहां पर आगे फॉर्मूले के लिए काम करना चालू किया कि यदि, समझना, यदि नाभिक को या परमाणु को XZA द्वारा प्रदर्शित करें तथा इसमें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान,
कितना लिया जाए mp तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना लिया जाए mn लिया जाए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, नाभिक को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान तो mp लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn लिख रहे हैं तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान एवं नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल M हो। तो देखिए अब द्रव्यमान क्षति देखिए बच्चों, फॉर्मूला समझिएगा। क्या होगा भाई, तो द्रव्यमान क्षति होता है डेल m, है ना। अब डेल m बराबर क्या आएगा, तो हमने बोला प्रोटोनों का द्रव्यमान, प्रोटोन कितने, तो हमने बोला एक प्रोटोन का द्रव्यमान mp, उस नाभिक में कितने प्रोटोन है, आंसर है z प्रोटोन है। तो अगर एक का mp है तो z प्रोटोनों का द्रव्यमान कितना होगा, z इंटू mp। ठीक, तो हम इस चीज को क्या लिखेंगे, z और z को किससे गुणा किया जाएगा, एक प्रोटोन के द्रव्यमान से गुणा किया जाएगा, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आपको पता होगा बच्चों कि a में से अगर z को घटा दिया जाए तो क्या आती है, न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, तो a माइनस z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, a माइनस z, और इसको किससे गुणा कर देंगे, mn से गुणा कर देंगे। तो ये तो हो गया सारे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और इसमें से किसको घटा देंगे, वास्तविक द्रव्यमान को। नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को अगर घटा दिया जाए तो यही क्या है बच्चों, द्रव्यमान क्षति है, यही द्रव्यमान क्षति है। न्यूमेरिकल करेंगे हम इस चीज को, उदाहरण सहित समझेंगे, आप चिंता न करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो ये हो गया कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। उसमें से किसको घटा देंगे हम, वास्तविक द्रव्यमान को घटा देंगे, यही क्या आएगी, द्रव्यमान क्षति आएगी। ठीक है ये बात, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, ओके चलिए अब इसके आगे काम करते हैं। मैंने शायद वो फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाँ ओके देखो बच्चों आगे देखो, देखिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। द्रव्यमान क्षति हो गया ना, अब द्रव्यमान क्षति से ही रिलेटेड पॉइंट है बच्चों बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। ये उतार लिया ना, इसको यही कंप्लीट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, द्रव्यमान क्षति जितनी ज़्यादा होगी नाभिक उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, चलिए वो आगे डिस्कस कर लेंगे अपन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में इंपॉर्टेंट, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बंधन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंड करने के लिए, बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। चलिए ये बंधन ऊर्जा आई कहाँ से, तो हमने बोला कि नाभिक के निर्माण के समय जो द्रव्यमान क्षति हुई ना बच्चों, वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव्यमान क्षति किस में, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जितना द्रव्यमान कम होता है उतना द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऊर्जा कर क्या रहा है, तो ये सिंपल सी बात है बच्चों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और दो प्रोटोनों के बीच का गैप बहुत कम होगा नाभिक में, वो बिल्कुल पास पास होंगे। अब समझिए यहाँ पर एक प्रोटॉन प्लस का, दूसरा प्रोटॉन भी प्लस का, एक प्लस का आवेश दूसरे प्लस के आवेश को क्या करना चाहिए बच्चों, प्रतिकर्षित करना चाहिए।
और वहाँ पर तो बहुत सारे प्रोटॉन थे, तो प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वो प्रोटॉनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो नाभिक का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नाभिक में ऐसा होता नहीं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा के कारण नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच में या दो न्यूट्रॉनों के बीच में या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कभी भी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता, सदैव आकर्षण बल काम करता है। ये बात ध्यान में रखना। जो नाभिकीय बल होता है ना, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, ये बात और ध्यान में रखें। और यह एक आकर्षणीय बल है, इसमें प्रतिकर्षण का कोई गुण नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, अगर आपको कोई पूछे तो आकर्षणीय प्रकृति का होता है, और ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, इससे कोई प्रबल बल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उन प्रोटॉनों को इतने पास पास में एक ही जगह पर रखने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होगी, आंसर है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कौन सी है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा है, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई, तो आंसर है जो द्रव्यमान क्षति होती है वह आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसी से हमें क्या प्राप्त होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बच्चों, कि लेट सपोज कीजिए, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए कि आप अपने पिताजी के डर से या किसी के भी डर से ये क्लास अटेंड कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, अगर वो पिताजी का बाह्य बल ही हटा दिया जाए, ठीक है, पिताजी का बाह्य बल को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या जितना पिताजी आपके ऊपर बाह्य बल लगा रहे हैं उतना ही विपरीत तरफ से बाह्य बल आपके पास में लगे, तो आप क्लास को छोड़ दोगे, फिर आप क्लास में नहीं जाओगे। सीधी सी बात है भाई, जब पिताजी का डर ही नहीं रहा तो फिर क्लास क्यों अटेंड करने से रहे। जब एग्जाम में मार्क्स की चिंता नहीं रही तो फिर मैं एग्जाम में बैठने क्यों जाऊं, है ना। जब पास होने की चिंता नहीं तो फिर एग्जाम में बैठने का फायदा क्या। सेम ऐसा का ऐसा है, थोड़ा समझना इस चीज को। नाभिक में ये बंधे हुए तो हैं, अगर इतनी की इतनी ऊर्जा, मतलब नाभिक के बंधन ऊर्जा अगर बाहर से दे दी जाए किसी नाभिक को, तो इसमें उपस्थित समस्त न्यूक्लियन मतलब इसमें जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से अनंत दूरी पर फैल जाएंगे, एक दूसरे से अनंत दूरी पर दूर हो जाएंगे, अर्थात नाभिक विखंडित हो जाएगा। तो मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, किसी नाभिक को दी गई वह बाह्य ऊर्जा जिससे नाभिक के समस्त न्यूक्लियन नाभिक से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात नाभिक विखंडित हो जाता है, क्या कहलाता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाता है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है। बात समझ में आ गई। नाभिक में न्यूक्लियनों को एक ही जगह बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यदि इतनी ही ऊर्जा बाह्यतम रूप से प्रदान कर दी जाए तो नाभिक के न्यूक्लियन एक दूसरे से अनंत दूरी पर चले जाएंगे, अर्थात नाभिक जो है वो विखंडित हो जाएगा। ये भी क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। और नाभिक के बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी ना बच्चों, नाभिक उतना ही स्थायी होगा। नाभिक आसानी से टूटना नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हो, नाभिक आसानी से टूट जाए या फिर टूटना नहीं चाहिए? आंसर है टूटना नहीं चाहिए, तभी तो वो स्थायित्व को प्राप्त होगा, ठीक है। अगर वो टूटना नहीं चाहिए तो इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा दे तभी जाके नाभिक टूटे, अदरवाइज वो नाभिक टूटा नहीं जाए, ठीक है। वापस से समझो, नाभिक को बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे तभी नाभिक टूटना चाहिए, उससे पहले नाभिक नहीं टूटना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो नाभिक ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है तो फिर उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ये बात। चलिए, तो नाभिक के बंधन ऊर्जा को मैं दोनों तरीके से डिफाइन करता हूं। किस तरीके से, तो हमने लिखा नाभिक निर्माण के समय, नाभिक निर्माण के समय हुई द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार
किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब नाभिकीय बंधन ऊर्जा को मैं लिखूंगा E और उसके साथ में बाइंडिंग का B आ गया, EB बराबर क्या होगा? mc²। और यहाँ पे m कौन सा आएगा? डेल m, द्रव्यमान क्षति तो यही थी, डेल m इंटू c²। और ध्यान में रखिएगा ये द्रव्यमान यहाँ पे जो हम यूज करने वाले वो किलोग्राम में नहीं है इस समय। जब हम नाभिक की बात करेंगे तो फिर द्रव्यमान AMU में नापा जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डेल mc²। अब डेल mc² को हम आगे देखते हैं। डेल m का मान रखो, डेल m का मान कितना है? तो हमने लिखा z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN, और इसमें से घटा दिया जाए किसको? वास्तविक द्रव्यमान को, और इस चीज को गुणा किया जाए किससे? c² से। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ये बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक, जब आप यहां पर काम करोगे तो ये द्रव्यमान क्षति किस में आएगी? AMU में आएगी। तो फिर आपको ऊर्जा भी किस हिसाब से देखनी पड़ेगी? AMU के हिसाब से देखनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक AMU द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है, कितना बताओगे? एक AMU द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट वाले वीडियो में बताया था, मैंने बताया था ना, तो उस चीज को ध्यान में रखो। तो यहां से ये बाइंडिंग एनर्जी आई बच्चों, ठीक है। अब इसकी दूसरी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो समझिए। देखिए, नाभिक में समस्त न्यूक्लियोनों को बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अथवा किसी नाभिक के न्यूक्लियोनों को नाभिक से मुक्त करने हेतु, नाभिक से मुक्त करने हेतु या नाभिक को विखंडित करने हेतु, नाभिक को क्या करने हेतु बच्चों? विखंडित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये बात, इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हम मेजर करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जबकि नाभिक से संबंधित ऊर्जा हम किस में पढ़ेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक। फिर एक लाइन और आपको लिखनी पड़ेगी, ये तो उतारो, फिर उसके बाद में मैं लिखा ही देता हूं, जल्दी से इस चीज को उतारे, फिर इसके बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारी बुक में इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या, पीछे के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। उतार लिया? ओके, चलिए अब देखें। तो लाइट चली गई है। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, नाभिक उतना ही स्थायी होगा, अर्थात नाभिक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हमें यही लिखना है कि ये इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिएगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, नाभिक उतना ही क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा। अब देखो यहां पर समझिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा अधिक हो, कैसे अधिक हो, तो हम बोलेंगे सी स्क्वायर को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो नियतांक है। तो फिर डेल एम, द्रव्यमान क्षति को बढ़ाओ। तो किसी नाभिक के निर्माण के समय जितना अधिक द्रव्यमान क्षति होता है, उतनी अधिक उसकी बंधन ऊर्जा होगी और उतना ही वो स्थायी होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है बच्चों, वो लोहा है, Fe, ये बात ध्यान में रखना। आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो निकल है, लेकिन मैं अब आरबीएससी वालों को भी सजेशन दे रहा हूं, अब सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही चले, और एनसीईआरटी में Fe लोहा लिखा गया है, तो आपको लोहा ही याद रखना है, निकल को भूल जाओ, ठीक है। जो फेरस है, लोहा है, वो प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, इस चीज को ध्यान में रखना। अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज और उतार लीजिए उस पॉइंट में। आप उतारे हैं एक बार के लिए, मैं कैलकुलेशन के लिए फोन ले आता हूं। ओके, तो देखें एग्जाम्पल, देखें इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, हालांकि मेरे को वो एग्जाम्पल प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के साथ में समझाना चाहिए था, लेकिन समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोर्स से हटा दिया है, तो फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना फालतू में, कैलकुलेशन को बढ़ाना है अभी। लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को बच्चों। तो ये डन हुआ। चलिए फॉर्मूला ध्यान में रखें। वैसे भी सबसे पहले अपन द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। अगर द्रव्यमान क्षति निकाल लिया तो आसानी से किसको निकाल लिया जाएगा, बंधन ऊर्जा को निकाल लिया जाएगा। देखिए, यहां पर एक सवाल है हमारे पास में। सवाल देखिए, सवाल क्या है, हीलियम नाभिक में लिख देता हूं। हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फिर वो क्या बोल रहा है, जो हमें डेटा यूज करना है, वो बोल रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें जो यूज करना है, ये सवाल में दिया हुआ है, तो हम वही यूज करेंगे। 758 लिखा हुआ है, तो हम फिर यही यूज करेंगे। इतना AMU मतलब इतना यूनिट, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना यूज करना है, 1.00897 यूनिट यूज करना है। और हीलियम नाभिक का द्रव्यमान, हीलियम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, कैपिटल M लिखूं मैं, वास्तविक द्रव्यमान
कितना है 4.0028 यूनिट, इतना दिया हुआ है। ये डेटा हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालनी है, बंधन ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो हम ईबी निकालेंगे। ईबी किस तरीके से निकाला जाएगा वो समझिए बच्चों। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले द्रव्यमान क्षति को कैलकुलेट करना है। द्रव्यमान क्षति क्या चीज होती है, तो पहले आप हीलियम को समझिए। हीलियम लिखा जाता है 2He4, ये वाला हीलियम यूज करना है। इसमें प्रोटोनों की संख्या होती है Z, वो कितनी है, 2 है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A माइनस Z, ये A है और ये Z है, तो A माइनस Z न्यूट्रॉनों की संख्या, 4 में से 2 को घटाओ, कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले द्रव्यमान क्षति के बारे में डिस्कस करना है कि द्रव्यमान क्षति क्या होगी। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। द्रव्यमान क्षति, देखिए द्रव्यमान क्षति होगा इसका डेल m बराबर, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, Z इंटू एम पी, फिर प्लस A माइनस Z इंटू एम एन, और इस पूरे में से किसको घटाना है, वास्तविक द्रव्यमान को घटा देना है। यही तो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ही काम करना है। ठीक है, चलिए Z मान देखिए, डेल m बराबर Z का मान कितना है, 2 है। एम पी का मान जो सवाल में दिया गया है वही यूज करना है, ये बात ध्यान में रखो। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो सवाल में दिया हुआ डेटा हो उससे यूज करें। प्लस A माइनस जेड का मान कितना है, 2 हमने निकाल लिया, गुणा एम एन का मान कितना है, 1.00897। देखो कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, टफ होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 डिजिट तक हमें काम करना होता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। माइनस कैपिटल एम कितना है, 4.0028, यही है। ओके, तो ये द्रव्यमान क्षति आएगी। इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, गलत बात है, क्योंकि 2 से तो गुणा करना था। 758, तो ये आएगा बच्चों 2.01516, ठीक है, और 2 गुणा 1.00897, ओके, ये आ रहा है 2.01794, और इसमें से किसको घटाना है, 4.0028 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए पहले तो जोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो हमें करना है 2.01516 में ऐड करना है 2.01794 को, जो कि आ रहा है 4.0331, और माइनस करेंगे 4.0028 को, ठीक है। और ये किस में है, यूनिट्स में है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन 4.0028 को। तो ये जो रिमेनिंग आया डेल एम द्रव्यमान क्षति बच्चों, ये आ रही है 0.0303 यूनिट, ठीक है। ये द्रव्यमान क्षति है। अब इस द्रव्यमान क्षति से रिलेटेड बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, समझ लो इस चीज को। तो हमने लिखेंगे बंधन ऊर्जा क्या, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको यही लिखना है, लेकिन पैटर्न कौन सा यूज करना है वो समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान यूनिट में है, तो आपको ऊर्जा का वो फॉन्ट देखना है जिसमें आपने द्रव्यमान से ऊर्जा निकाली थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट वाली द्रव्यमान से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकाली थी। क्या भाई, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित ऊर्जा कितनी, 931। तो इतनी यूनिट से संबंधित ऊर्जा कितनी होगी, इसको किससे गुणा कर देंगे, 931 से गुणा कर देंगे। समझिएगा,
क्या पे पैटर्न समझिए, हम बोल रहे हैं एक यूनिट या एक AMU से संबंधित ऊर्जा कितनी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ही होती है। अतः 0.0303 यूनिट से संबंधित ऊर्जा कितनी होगी, तो हम 931 को गुणा कर देंगे 0.0303 से, गुणा करने पर कितना आएगा वो देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड 0.0303 मल्टीप्लाइड 931, तो ये आ रहा है बच्चों 28.2093 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना। ठीक है, इतनी क्या है उसकी कुल नाभिकीय बंधन ऊर्जा है, किसकी बच्चों, हीलियम की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डेटा। ठीक, अब हीलियम के लिए अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, ये क्या है बच्चों, ये Eb है। तो जब भी आपको द्रव्यमान यूनिट में दिया हुआ हो और बंधन ऊर्जा निकालनी है तो उस द्रव्यमान को किससे गुणा कर दो, मतलब द्रव्यमान क्षति को किससे गुणा कर दो, 931 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ये बात। चलिए अब आपको मैं एक और चीज आगे समझा रहा हूं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब किसी नाभिक से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर यह समझने लायक बात है कि ये समस्त न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा है। कितने न्यूक्लियन थे, ए न्यूक्लियन थे, ए का मान कितना है 4 है, तो 4 न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा कितनी है 28.20। तो एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी होगी 28.2093 में 4 का भाग लगाओगे नहीं निकालोगे, यही क्या है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक और सवाल इसमें ऐड कर देता हूं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इसे लिखेंगे EBN और ये होता है बाइंडिंग एनर्जी में A का डिवाइड दे दीजिए। बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी 28.2093 और उसमें A का डिवाइड मतलब 4 का डिवाइड दे देंगे और जो भी आएगा उससे किस में लिख देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे। इस तरीके से क्या निकाला जाएगा, बंधन ऊर्जा निकाली जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हालांकि अब ये एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ तक ही एग्जाम में आएगा और एक अच्छा सवाल है, शायद लास्ट ईयर पूछा भी गया था। ठीक है, तो उतारो इस चीज को, फिर आगे करते हैं। एक और सवाल करवा देता हूं, एक और एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आगे वाले पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। हालांकि सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, है ना। मेरे को बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कूल खुलने के बाद में सर वीडियो बनाओगे या नहीं बनाओगे। बच्चों मैं हर बार कह रहा हूँ कोर्स में आपका पूरा कराऊंगा। हाँ थोड़ा सा टाइम शायद लग जाए लेकिन हाँ कोर्स मैं पूरा करवाऊंगा और मैं दिसंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। अनलिस्टेड करने की सोच रहा हूँ, कुछ वीडियोस को अनलिस्टेड करने की सोच रहा हूँ। ऑलराइट, डन हो गया ये। चलिए तो ये कंप्लीट। अब इसके बाद में एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और मैं नाभिक जो यूज कर रहा हूं इस बार वो समझिए, ये हमें एसएन दिया गया है टिन और कितने पे है 50 और 120। इसका कौन सा समस्थानिक, ये वाला समस्थानिक यूज करना है हमें, 50 और 120 वाला। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें प्रोटॉन का जो द्रव्यमान दिया गया है
प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 यूनिट, इतना यूज़ करना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008 यूनिट, और इसका वास्तविक द्रव्यमान कितना दिया गया है? 119.902 यूनिट, ये इतना दिया गया है। थोड़ी चीज़ को समझिएगा बच्चों, द्रव्यमान क्षति कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर द्रव्यमान क्षति ऋणात्मक नहीं है तो बंधन ऊर्जा भी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। इस चीज़ को सदैव ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। कैसे काम करेंगे? हमें क्या निकालना है? बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो बंधन ऊर्जा को निकालने के लिए द्रव्यमान क्षति को पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने द्रव्यमान क्षति निकालना है, तो हमने लिखना है डेल एम। डेल एम बराबर क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला याद रखिएगा, Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन, और माइनस क्या बच्चों? कैपिटल M, वास्तविक द्रव्यमान, यही है। चलिए Z का मान देख करके पता चल गया होगा, कितना है? 50 है। तो 50 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 प्लस A माइनस Z, 120 में से 50 को घटाओ, 120 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 70, और इसको गुणा करेंगे Mn से, कितना? 1.008 माइनस वास्तविक द्रव्यमान कितना है? 119.902, और ये सारा का सारा आएगा किसमें? यूनिट में। तो लास्ट में जाकर के यू लिख दीजिएगा, यूनिट में हम काम कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, देखिए 50 को गुणा करें 1.007 से, तो ये आएगा 50 35, हाँ ना, भी इतना ही है। और ये आएगा 70, और वैसे मैंने गलत तो नहीं किया ना? 50 35, हाँ ठीक है। और ये आएगा 70 56 7 8 56, यही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, 70 को गुणा करते हैं 1.008 से, ठीक है, माइनस 119.902, और ये द्रव्यमान होना चाहिए किसमें? यूनिट में, ठीक है। तो जोड़ूं तो 50.35 प्लस 70.56 माइनस ये 120.91 आ रहा है, और उसमें से घटाते हैं 119.902, तो ये हो जाएगा कितना? 1.008 यूनिट। इतना द्रव्यमान क्षति हो रहा है, ठीक है। बहुत द्रव्यमान क्षति है ये, देखा जाए तो। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा नोट्स में, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होते। लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान क्षति कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है ना, क्षति हो रही। ऑलराइट, देखिए अब क्या करेंगे काम? हमें क्या निकालना है? बंधन ऊर्जा। तो हमने लिखा EB, EB इज इक्वल्स टू क्या? डेल M इंटू सी स्क्वायर। लिखना फॉर्मूला हमें यही है, ठीक। फिर हमें द्रव्यमान किस में दिया गया है? यूनिट में दिया गया है, AMU में दिया गया है। तो फिर इससे संबंधित ऊर्जा कितनी होगी? 931 से इसे क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। तो ये कितना आएगा? देखिए, गुणा 931, ये होगा 938.448 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? इसकी बंधन ऊर्जा है। अगर मैं इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बोलूं, प्रति न्यूक्लियन पूछा नहीं गया, बता ही रहा हूं, तो क्या होगा? EB में किसका भाग देंगे? A का, है ना। न्यूक्लियनों की संख्या का क्या कर दो? डिवाइड दे दो। तो कितना हो जाएगा वो देखो, 938.448 में भाग लगाएंगे 120 का, और ये मान किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं भाग लगाऊं इसमें 120 का, तो ये आएगा 7.8204 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। पता चला ये? चलिए इसको भी उतार लीजिए, 2 मिनट देता हूं।
अब अपन जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो होगा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। ओ टाइमिंग ज़्यादा हो रही है ना। चलिए आज के लिए बच्चों इसे ऐसा ही कंप्लीट करते हैं। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मैं नहीं बता रहा हूँ, उसका ग्राफ जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके पास में आ जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को ही डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये आपको पता चल गया होगा पॉइंट क्या था और किस तरीके के सवाल एग्जाम में इन पॉइंट से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बच्चों। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।